Hello students, our today's class is of physical chemistry in which there are 4 units, fourth semester, thermodynamics 3, thermodynamics 4, electrochemistry की 2 यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो हमने पिछले सेमेस्टर में फर्स्ट लॉ पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले तो क्या पढ़ेंगे कि इसकी नीड क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ सेकेंड लॉ, और इसकी जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। तो नीड इसलिए है इसकी क्योंकि फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस थी, उनको ओवरकम करने के लिए सेकेंड लॉ दिया गया था। ठीक है, उसकी कुछ लिमिटेशंस ये हैं कि जो हमारा फर्स्ट लॉ है उसने क्या बताया था, उसने सिर्फ ये बताया था कि देयर इज़ एग्जैक्ट इक्विवेलेंस बिटवीन वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बट इट डजंट टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। इसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस कि कोई भी प्रोसेस अपने आप से हो जाती है या उसे एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है और कब पड़ती है। तो फर्स्ट लॉ डजंट टेल्स वेदर हीट कैन फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड एंड टू अ हॉट एंड और नॉट। ठीक है, इसने सिर्फ ये बताया था कि अगर ये प्रोसेस होती भी है तो देयर इज़ एग्जैक्ट इक्विवेलेंस। ठीक है, एग्जैक्ट इक्विवेलेंस होगा किस किस के बीच में, जितनी हॉट एंड हीट लॉस करी है उतनी ही जो कोल्ड एंड है वो गेन करेगा हीट। इसने सिर्फ ये एक्सप्लेन किया था, लेकिन इसने ये इसकी फिजिबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो सेकंड लॉ ने इसका आंसर दिया है। इससे हमारी जो फर्स्ट डेफिनेशन है सेकंड लॉ की वो भी आती है कि ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या होती हैं, विच कैन टेक प्लेस विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, जो बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प के अपने आप से हो जाती हैं उन्हें हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस बोलते हैं। और जितनी भी आपकी नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं वो अपने आप से ही होती हैं, सारी की सारी क्या होती है, स्पॉन्टेनियस इन नेचर होती हैं। लाइक फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड, कभी भी आपने कोल्ड एंड से हॉट एंड में ट्रांसफर होते देखा है हीट का? नहीं। तो फ्लो ऑफ वाटर डाउन हिल, कभी भी आपको पानी डाउन हिल फ्लो करेगा, कभी भी अप हिल नहीं करेगा फ्लो। क्यों? क्योंकि नेचुरल प्रोसेस क्या होती है, डाउन हिल। वाटर की फ्लो करने की क्या होती है, डाउन हिल, विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, ये सारी हमारी नेचुरल प्रोसेसेस हैं और ये थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल हैं। ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन हो जाएगी सेकेंड लॉ की। व्हाट all spontaneous processes which can all spontaneous processes like flow of heat from hot, cold and flow of water downhill etc. are thermodynamically irreversible. This is the first definition. Second क्या है, second इसने क्या first law की limitation क्या थी? The first law state that heat is completely converted into work. कि जब भी एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि ट्रू नहीं है। ठीक है, कंप्लीट कन्वर्जन हीट का वर्क में कभी भी नहीं होता है, कुछ इफेक्ट उसका सराउंडिंग या सिस्टम में रह जाता है। मतलब कुछ एनर्जी जो कुछ अमाउंट ऑफ हीट है वो यूज हो जाती है किसमें, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। फॉर एग्जांपल जो लोकोमोटिव होते हैं हमारे जैसे ट्रेन है, उसमें जो फ्यूल से जो हीट प्रोड्यूस होती है कि वो सारी हीट हमारी ट्रेन को दौड़ाने में यूज़ होती है, नहीं होती। कुछ तो उसके फ्रिक्शन को ओवरकम करेगी, कुछ हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, तो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है। तो इसी यहीं से हमारी सेकंड डेफिनेशन आ जाती है सेकंड लॉ की कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज़ इम्पॉसिबल विदाउट लीविंग सम इफेक्ट्स एल्सवेयर। ठीक है, इसमें कुछ अदर डेफिनेशंस भी हैं सेकंड लॉ की, सिमिलर ही हैं वो भी। जैसे फॉर एग्जांपल इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन फंक्शनिंग इन साइकिल्स विच कैन कन्वर्ट हीट कम्प्लीटली इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क विदाउट प्रोड्यूसिंग सम चेंजेस एल्सवेयर। ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, विदाउट प्रोड्यूसिंग सम चेंजेस एल्सवेयर। ठीक है, अब आगे आप पढ़ोगे साइक्लिक प्रोसेस, हमारी कार्नोट साइकिल है उसकी एफिशिएंसी 1 आती है इन केस ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, वो हाइपोथेटिकल है और आइडियल गैस का हमने उसे यूज़ कर रखा है। तो आइडियल गैस के केस में जो साइक्लिक प्रोसेस हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था, जो साइक्लिक प्रोसेस होती है उसमें डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हमारी हीट किसके इक्वल आ जाती है, हीट एब्जॉर्ब किसके इक्वल आ जाती है, टोटल वर्क डन परफॉर्म। ठीक है, बट वो किसके
के केस में होता है, आइडियल गैस और साइक्लिक प्रोसेस के केस में। लेकिन वहाँ पे भी सिस्टम में कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं, जब गैस आपकी एक्सपेंड करेगी तो सिस्टम की वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो कुछ चेंजेस तो हुए ना वहाँ पे। तो ये कम्प्लीटली ये डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है कि it is impossible to construct a machine functioning in cycle which can convert heat completely into equivalent amount of work without producing some changes elsewhere। वहाँ पे हम उसमें हीट यूज़ हो रही है कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन वहाँ पे कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है। उसके बाद है कार्नोट साइकिल एंड इट्स एफिशिएंसी। देखो कार्नोट साइकिल जो है कार्नोट साइकिल में हम पढ़ेंगे। देखो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी निकालना। कार्नोट साइकिल है क्या, सबसे पहले तो देखो एक हीट इंजन होता है। हीट इंजन क्या होता है, वो मशीन होती है जो हीट एब्जॉर्ब करती है और उसको वर्क में कन्वर्ट करती है, ठीक है। जो कार्नोट नाम का एडी कार्नोट साइंटिस्ट था, 1824 में उसने एक टेक्निक निकाली थी, ठीक है। क्या करने के लिए, एफिशिएंसी, किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी निकालने के लिए, और उसने यूज़ की थी टेक्निक कार्नोट साइकिल, ठीक है। कार्नोट साइकिल से ये जो है एक हाइपोथेटिकल इंजन है। कार्नोट इंजन जो यहाँ पे यूज़ करेंगे, जिसकी हम यहाँ पे प्रोसेस पढ़ेंगे, वो एक हाइपोथेटिकल वन है और उसमें हमने आइडियल गैस का यूज़ किया है। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस सिलेंडर के अंदर फिट किया है, ठीक है। उसको फिट किया है विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन एंड वेटलेस पिस्टन टू परफॉर्म रिवर्सिबल ऑपरेशंस एंड इंसुलेटेड फ्रॉम ऑल साइड्स। वो जो सिलेंडर है वो आपका इंसुलेटेड है ऑल साइड से एक्सेप्ट एट द बॉटम फॉर हीट फ्लो। बॉटम से वो इंसुलेटेड नहीं है, क्योंकि वहाँ से हमने उसके ऊपर, जब हम उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे तो वहाँ से हीट फ्लो होगा सिंक और सोर्स के बीच में, ठीक है। 2 हीट रिजर्वायर्स हैं, 2 हीट रिजर्वायर्स का यूज़ करेंगे हम। 1 एट हाई टेम्परेचर जिसका टेम्परेचर T2 होगा, जिसे हम सोर्स बोलेंगे, एंड 1 एट लो टेम्परेचर जिसका टेम्परेचर T1 होगा और जिसे हम सिंक बोलेंगे। लो टेम्परेचर है इसका सिंक का और हाई टेम्परेचर है सोर्स का, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है। 2 रिजर्वायर्स यूज़ करेंगे तो हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस होगी वहाँ पे, क्योंकि जैसे ही हम सिलेंडर को उसके ऊपर पुट करेंगे तो हीट का फ्लो होगा, लेकिन टेम्परेचर जो है आपका सिस्टम सराउंडिंग का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि और तो सारी तरफ से क्या है, वो इंसुलेटेड है। अगर हम उस सिलेंडर को पुट करते हैं किसी इंसुलेट मटीरियल पे, ठीक है, हम इसमें दिखाएंगे कार्नोट साइकिल में 4 ऑपरेशन इसके। तो इंसुलेटेड मटेरियल हम जब उसको पुट करेंगे तो वो चारों तरफ से क्या हो जाएगा, इंसुलेटेड हो जाएगा। मतलब सिस्टम जो है वो हीट का ट्रांसफ़र नहीं करेगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो वहाँ पे आपकी प्रोसेस क्या हो जाएगी, एडियाबैटिक, ठीक है। तो 2 टाइप की होंगी यहाँ पे, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल कब होगी, जब हम सिलेंडर को पुट करेंगे सिंक और सोर्स पे, और जब हम इंसुलेटेड मटेरियल पे रखेंगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। तो हम अब समझेंगे कार्नोट साइकिल को। कार्नोट साइकिल जो हमारी 4 स्टेप्स में होती है। कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड ऑन PV डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, जहाँ से हम वर्क डन निकलते हैं टोटल। ये हमारा डायग्राम दे रखा है, ठीक है, इसको समझिए। जो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, इसमें देखो हमारा सबसे पहले है A पॉइंट, ठीक है, A पॉइंट, B, C, D, ये एरो जैसे जैसे दिखा रखा है, तो हम ऐसे ही इसको परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले देखो जो A पॉइंट है, वहाँ पे हमारी वॉल्यूम क्या है सिलेंडर के अंदर गैस की, V1। फिर वहाँ पे क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और वॉल्यूम हमारी बढ़ के क्या हो जाएगी, V2 पे हो जाएगी। यहाँ टेम्परेचर हमारा देखो, यहाँ देखो ये 4 स्टेप हम यहाँ से देखेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, सोर्स दिया है, सोर्स पे हमने किया है, जो हमारा हमने सेटअप बना रखा है हाइपोथेटिकल स्टेप सेटअप, उसमें जो फर्स्ट है वो सोर्स है। सोर्स पे हमने इसको पुट किया है, यहाँ हीट फ्लो हो रहा है बॉटम से, ठीक है, बॉटम से यहाँ पे हीट फ्लो हो रहा है। तो वॉल्यूम V1 से जैसे ही सोर्स से ये Q2 हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो V1 से वॉल्यूम कहाँ चली जाएगी, V2, ये पिस्टन अपलिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। वेटलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगी, वॉल्यूम V2 हो जाएगी। वर्क डन किसके इक्वल आएगा, W1 के,
याद रखना ये वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, तो W1 की कन्वेंशन हमारी नेगेटिव हो जाएगी। ऐसे ही सेकंड स्टेप में, तो यहाँ पे देखो बेटा, ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा ए। इस डायग्राम को समझो, ए पॉइंट पे V1 वॉल्यूम थी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई, बी पॉइंट पे पहुंच गया V2। लेकिन ये पूरी ओवरऑल प्रोसेस क्या है हमारी, आइसोथर्मल है। टेम्परेचर कितना है इसका, T2, क्योंकि हमने इसको किस पे पुट किया है, सोर्स पे। सोर्स का टेम्परेचर है T2, तो हमारा टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, T2 ही रहेगा। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, अब यहाँ पे देखो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क डन W1 माइनस W1 किसके इक्वल हो जाएगा, RT2 ln V2 बाय V1। ठीक है, ये अब ये कहाँ से आया आज कहोगे आप, पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में वर्क डन भी निकाला होगा, तो ये हम वहाँ से डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे इसकी, RT ln V2 ओवर V1, V फाइनल बाय में V इनिशियल, यही था ना इसका फॉर्मूला वर्क डन का, वर्क ऑफ एक्सपेंशन का आइसोथर्मल के केस में। तो यहाँ पे टेम्परेचर हमारा T2 है, तो की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ऑल्सो देखो यहाँ पे आइडियल गैस के केस में जो वर्क डन होता है वो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, ये साइक्लिक प्रोसेस है, और साइक्लिक प्रोसेस है तो इसमें आपका जो डेल U की वैल्यू है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी 0 आ जाएगा, तो हमारा वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, हीट एब्जॉर्ब के इक्वल। तो Q2 हमारी हीट एब्जॉर्ब, तो उसी इक्वल आ जाएगा हमारा W1, ये याद रखना बेटा। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब के इक्वल आ जाएगी। सेकंड स्टेप में देखो, हमने सिलेंडर को हटा के किसके ऊपर रख दिया है, अब इंसुलेटेड मटेरियल के ऊपर इंसुलेशन कर दिया, चारों तरफ से इंसुलेशन हो गया, हमारी प्रोसेस क्या होगी, एडियाबैटिक। अब ये जो गैस है जो हमारी V2 पे पहुंच चुकी है, ये गैस अब अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस पे क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, और वॉल्यूम क्या हो जाएगी, V3। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर देखो, हमने फर्स्ट लॉ में ये चीज़ पढ़ी थी ना कि इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस पे जब सिस्टम वर्क करता है तो उसकी क्या होता है, टेम्परेचर उसका क्या हो जाता है, डाउन चला जाता है। ठीक है, क्योंकि वो अपनी इंटरनल एनर्जी यूज़ कर रहा है, तो उसकी कूलिंग होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, जूल थॉमसन इफेक्ट में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर T1 हो जाएगा, टेम्परेचर T1 हो जाएगा, तो हमारा वर्क डन किसकी, ऑल्सो इट इज़ वर्क ऑफ एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो माइनस W2 इज इक्वल्स टू CV T1 माइनस T2। T1 क्या हमारा फाइनल टेम्परेचर, T2 हमारा इनिशियल था T2। ठीक है, तो T2 से T1 में चला गया था। आज को हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, माइनस आ जाएगा साइन हमारा T2 माइनस T1, इसको मोर कन्वीनियंट बना के लिए ये लिखा गया है ताकि आगे हमें दिक्कत ना आए उसमें। ये भी क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, ये भी हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए पढ़ रखा है कि वर्क डन इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप यहाँ पे देखो, थर्ड स्टेप में हमने दोबारा से इसको हट के सिंक पे रख दिया है। ठीक है, सिंक पे जब ये हम इसको रखेंगे तो सिंक का टेम्परेचर कितना है, T1, जो कि लो टेम्परेचर है, तो हमारा जो सिस्टम है वो टेम्परेचर क्या करेगा, हीट क्या करेगा, लॉस करेगा। Q1 हीट लॉस करेगा, किसको देगा, सिंक को देगा, और हमारी प्रोसेस क्या हो जाएगी, कंप्रेशन। ठीक है, कौन सी कंप्रेशन है ये, आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्योंकि सिंक के ऊपर रखा है हमने। ठीक है, सिंक और सोर्स का यूज़ करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, और अगर इंसुलेटेड मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। तो ये थर्ड स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो वर्क ऑफ कंप्रेशन हमारा W3 पॉजिटिव है बाय यूजुअल कन्वेंशन। ठीक है, और ऑल्सो किसके इक्वल है ये, माइनस Q1, हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम कितनी है, माइनस Q1, हीट लॉस हुई है यहाँ पे, तो माइनस का साइन यूज़ हो रहा है। देखो ऊपर हमने Q लिखा था, पॉजिटिव साइन था, तो वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही थी। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन भी आपको पता होना चाहिए, माइनस Q1 इज इक्वल्स टू W3, और ये वर्क डन आ जाएगा RT1 ln V4 बाय V3। ठीक है, V4 बाय V3। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन हमारा अलोंग द कर्व, ये जो कर्व है हमारा एडियाबैटिक, देखो यहाँ पे DA कर्व, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, अलोंग DA कर्व एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो V4 से दोबारा से इनिशियल स्टेट को ये रिगेन कर रहा है। कोई भी साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, cyclic process is a process in which a system returns to its original state after a number of successive changes। तो हमारा यही यहाँ पे वही हो रहा है, V4 से V1 पे आ रही है वॉल्यूम। ठीक है, सिस्टम की DA कर्व के अलोंग, तो ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है, दोबारा से सिस्टम अपना ओरिजिनल स्टेट को रिगेन कर रहा है। ठीक है,
यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे T1 टेम्परेचर था ना, इसका T1 टेम्परेचर है, एडियाबेटिक कंप्रेस होगी जब गैस, तो हीटिंग इफेक्ट होता है, तो हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा यहाँ पे T2 हो जाएगा। ए स्टेप पे जैसे ही हम ए स्टेप पे आएंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, वॉल्यूम V4 से V1 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा वर्क डन किसके आ जाएगा, W4 जो कि पॉजिटिव है, CV T2 माइनस T1, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर T2 है और T1 क्या है हमारा इनिशियल टेम्परेचर, तो यही ध्यान रखना आपने। ठीक है, तो वर्क डन हमारा एडियाबेटिक कंप्रेशन के केस में क्या आ जाएगा, CV T2 माइनस T1। अब हम इन चारों को जोड़े तो हमारा नेटवर्क आ जाएगा, नेटवर्क डन बाय सिस्टम। तो हम इन चारों को ऐड कर देंगे, जो एडियाबेटिक के केस में वर्क डन ओपन हुआ था वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि वर्क डन जो ऑब्टेन हो टोटल वो सिर्फ और सिर्फ किसका है, हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस का, आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन वाला। ठीक है, अब इसको हम रीअरेंज, हाँ यहाँ से देखो, नाउ फ्रॉम रिलेशन, ये एक रिलेशन हमने पढ़ी थी पिछले सेमेस्टर, टीवी गामा -1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो वहीं से हम देखेंगे, देखो जो V4 V1 है और V3 और V2 ये सेम एडियाबेटिक कर्व के ऊपर है। यहाँ से आप देख सकते हो सेम एडियाबेटिक कर्व हमारा BC है और AD है। ठीक है, तो V2 V3 और V1 और V4 ये सेम एडियाबेटिक कर्व के ऊपर है, तो हम यहाँ पे इसके ऊपर ये रिलेशन लगा सकते हैं कि V4 बाई V1 की पावर गामा -1 इज इक्वल्स T2 बाई में T1। ठीक है, इस रिलेशन, ये जो हमारा रिलेशन है TV गामा -1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो V3 बाई V2 गामा -1 इज इक्वल्स टू T2 बाई T1। तो यहाँ से हम इसको कोरिलेट करेंगे, कॉमन क्या आ रहा है इसमें, दोनों ये इक्वल आ रहे हैं T2 बाई T1 के, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, हमारी गामा ये पावर कैंसिल हो जाएंगी। V4 बाई V1 इज इक्वल टू V3 बाई V2। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको रीअरेंज करेंगे तो V4 बाई V3 इज इक्वल टू V1 बाई V2। हमारा मेन मोटिव क्या था यहाँ पे, इस V4 बाई V3 को V2 V1 की फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो ये V4 बाई V3 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, इस V1 बाई V2 के। तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इस ऊपर वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 5 में। तो क्या आ जाएगा, R2 ln V2 बाई V1 प्लस RT1 ln V1 बाई V2। अब हम V1 बाई V2 को V2 बाई V1 फॉर्म में लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, RT2 एन V2 बाई V1 माइनस RT1 एन V2 बाई V1। ठीक है, तो हमारा वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से कॉमन निकलाएगा ये RT2 माइनस T1 ln V2 बाई V1। ठीक है, अब ये जो पूरी इक्वेशन है हमने निकालने क्या थी, शुरू में हमने करना ही क्या था, कार्नोट साइकिल की क्या निकालनी थी, हमने एफिशिएंसी निकालनी थी। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी वो होती है कि कितनी हीट एब्जॉर्ब करी और उसको यूज़ करके कितना वर्क परफॉर्म किया। मतलब एफिशिएंसी हमारी, हम इसको ईटा से डिनोट करते हैं और ये किसके इक्वल होती है, शुरू में हमने देखो यहाँ पे क्या निकाला था, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, W बाई वर्क डिवाइडेड बाई हीट एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो एफिशिएंसी हमने निकालनी थी कार्नोट साइकिल, तो इसके एफिशिएंसी निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले देखेंगे, W बाई हीट एब्जॉर्ब कितनी की थी, Q2 फर्स्ट स्टेप में की थी। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारा जो था, यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में Q2 हीट एब्जॉर्ब करी थी ना, तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ये Q2 के लिए है, और हाँ W हमारा टोटल हमने जो निकाला है वो, तो हम ये जो टोटल कितना, ये इक्वेशन 7 में निकाला है ना, हमारा W की वैल्यू आ गई और Q2 की वैल्यू हमारी फर्स्ट इक्वेशन वाली है। हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे, ये स्टेप आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। डिवाइड करोगे तो देखो बाकी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, सिर्फ क्या बचेगा T2 माइनस T1। ध्यान से करना कि इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइडिंग इक्वेशन 7 बाय इक्वेशन फर्स्ट हम इसको डिवाइड करेंगे W बाय Q2, तो हमारा क्या जाएगा T2 माइनस T1 बाय T2, विच इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। ठीक है, तो यहाँ तक ही होगा हमारा लेक्चर।